जब विश्वास की बात करती हूँ तो मैं जानती हूँ आपको बिजनेस गुरु के नाम से जाना जाता है। नहीं, क्योंकि आप इंडिया ही नहीं ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज को ग्रूम कर रहे हैं। रीसाइलेंस। अगर मेरी पूरी जर्नी को मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो वो है रीसाइलेंस। रीसाइलेंस माने फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अहेड, नॉट टू स्टॉप एंड मूव, कीप ऑन गोइंग एंड एडजस्टिंग, मतलब एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लो। 26 साल की मेरी जो जर्नी रही है अभी तक की, इस पूरी जर्नी के सबसे 3 महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है मूल मंत्र हैं जो आज भी मेरे लिए कंपास का काम करते हैं। स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग। मुझे ये सवाल अक्सर होता है कि ग्लोबल कंपनीज के लिए सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं या उनको क्या सजेस्ट करते हैं। तो मेरा ये जवाब बड़ा सिंपल है, लोकल को समझो, वैल्यू बनाओ और तेजी से स्केल अप करो। ग्लोबल क्रेन्स और ऑयल सीड मार्केट में आपने काफ़ी सफलता पाई है। आई थिंक काफ़ी लोगों को इस सेक्टर में कैसे काम करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट या किस तरह से इसमें आगे बढ़ना चाहिए। 3 factors are the same, but I'll add one more factor, that is patience. इस पूरे कमोडिटी खेल में जिसने पेशेंस लूज किया वो मात खा जाएगा। तो हिंदी भाषा जो कि हमारे युवा आजकल भटक गए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं ये भाषा पढ़नी ज़रूरी है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। एक ज़माने में हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम होता था, तो वो गुरुकुल सिस्टम कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर। अगर वो सिस्टम आएगा तो आपका हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। युवा देख रहे हैं जो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा वन लाइनर मंत्रा क्या रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले, शॉर्ट टर्म व्यू लेके ना चले। आगे बढ़ें, सावधानी के साथ आगे बढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ें, सपने बड़े देखें, तभी वो पूरे होंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस नए एपिसोड में। आप हमें बहुत प्यार देते हैं हमारे सभी एपिसोड्स पे, और मैं जानती हूँ कि आप सब बहुत इंस्पायर भी होते हैं सबकी कहानियों से। जी हाँ दोस्तों, इस मंच पे जैसे लीडर्स आते हैं, उनकी लाइफ से हम काफ़ी इंस्पिरेशन लेके जाते हैं। एंड आई एम श्योर उनकी लाइफ की इस जर्नी के थ्रू आप अपनी ज़िंदगी बदल रहे होंगे, क्योंकि खास बात सिमरन के साथ में खास बातें ही होती हैं। आइए दोस्तों, आज हमारे साथ जो एक बहुत ही विख्यात लीडर हैं, बिजनेस गुरु भी कहा जाता है उनको, और बहुत कुछ कर चुके हैं, डाइवर्स फील्ड्स में हैं और सोसाइटी को बहुत कुछ देना चाहते हैं। इस मंच पे वो आए हैं इसी उम्मीद के साथ कि आज इस पॉडकास्ट के द्वारा वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज ला पाएँ और अपने बारे में कुछ खास बातें बताएं। आइए मिलते हैं फाउंडर एंड एमडी ऑफ अगस्त्य ट्रेडिंग, मिस्टर अभिजीत त्रिपाठी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सिमरन जी। आपसे अभी मैं बैक स्टेज मिली, यू वेरी वेरी वार्म अ पर्सनैलिटी, और मैं ये जानती हूँ कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। मतलब 26 साल से आप अपने प्रोफेशन में हैं, ग्लोबली बहुत कुछ कर चुके हैं, और आप कमोडिटी सेक्टर में स्पेसिफिकली यू आर वर्किंग डिलीजेंटली 26 years नाउ। कैसे आपकी ये जर्नी की शुरुआत हुई एंड हाउ कम दिस सेक्टर? देखिए, 26 साल बहुत लंबा समय होता है किसी भी ट्रेड में, किसी भी इंडस्ट्री में। मुझे शुरू से ही काफ़ी क्यूरियोसिटी थी इंटरनेशनल ट्रेड में डील करने की। विदेश व्यापार में बड़ा इंटरेस्ट था कि विदेश व्यापार से बेसिकली तो कोई भी ये समझेगा कि फ़ॉरेन जाना रहेगा, फ़ॉरेन ट्रिप्स रहेंगी, फ़ॉरेन क्लाइंट्स के साथ हमारी मुलाकात होगी। बट मुझे एग्री कमोडिटीज़ के सेक्टर में जाने का मौका मिला, और जब मैं इस सेक्टर में मेरा पहला जॉब लगा तो मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई एक देश में ड्राउट पड़ रहा है तो दूसरे देश में प्रोडक्ट के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं। कहीं एक कंट्री में किसी मिनिस्टर ने छोटा सा बयान दे दिया तो पूरे ग्लोबल ट्रेड मार्केट्स में हलचल कैसे मच गई। कहीं अगर किसी देश में 2 देशों के बीच अगर वॉर हो जाता है तो पूरी दुनिया में हलचल हर प्रोडक्ट में, हर मार्केट्स में मच जाती है। तो ये कैसे होता है, ये संभव कैसे है? सो ये बड़ा इंट्रीगिंग और बड़ा ही शुरुआत में बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता था। सो इसी को जानने की काफ़ी जिज्ञासा थी, और शुरुआत मेरी इसमें बड़ी साधारण रही है। मतलब शुरू में तो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी। कमोडिटीज़ में तो काफ़ी डीप पॉकेट्स लगती हैं ट्रेड करने के लिए। सो मेरा
पास जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि टूल था या वेपन था, वो थी मेरी क्यूरियोसिटी। सो ये क्यूरियोसिटी थी जिसने मुझे इस लाइन में आगे बढ़ने पे फोर्स किया या आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, दिशा दिखाई। सो जिज्ञासा जो थी, ये मतलब मार्केट्स को, कमोडिटी मार्केट्स स्पेशली अगर हम बात करें तो बड़ा पजल करता है। ये शतरंज की चाल जैसा होता है, एक तरफ तो आप हो और एक तरफ पूरी दुनिया। अब पूरी दुनिया में पॉलिटिकल सिनेरियो आ जाता है, इकोनॉमिक सिनेरियो आ जाता है, फॉरेन एक्सचेंज का सिनेरियो आ जाता है, कब क्या चीज़ कहाँ चल जाएगी और उससे आपके प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बड़ा समझना बड़ा मुश्किल काम है। सो इसी को सबको समझते हुए, देखते हुए मैंने इस फील्ड में मतलब शुरुआत करी। शुरू में बड़ा मुश्किल था, कभी लॉसेस भी हुए, कभी ट्रेडिंग लॉसेस हो रहे हैं, या कभी डिसीजंस हैं, ट्रेडिंग डिसीजंस से वो इमोशंस के ऊपर हमने जाके ले लिया, फैक्ट्स और फिगर्स के छोड़कर। सो धीमे धीमे ये जो गलतियां थी इनसे हम सीखते रहे और इससे ही मैं आगे बढ़ते रहा। सो अल्टीमेटली ये रहा कि एक चीज़ जो मैंने समझी कि जो मार्केट जो है, आपकी संघर्ष और असफलताएं, ये मार्केट यूनिवर्सिटी में ही आपको सीखने को मिलता है और कहीं कोई नहीं सिखा सकता है आपको। सो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि कई बार इन ट्रेड्स में या इन शुरुआती समय में जब ये ट्रेड्स में कभी गलती हो जाती है आपसे, अब गलती होगी तो फाइनेंशियल लॉस तो होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अफेक्ट करेगा आपको। अब आपके डिसीजंस, आप एज अ ट्रेडर या एज अ बिजनेसमैन, आई मीन जब आप काम करते हैं तो अगर आपने इमोशंस के ऊपर जाके ले लिया, अगर आपने फैक्ट्स को इग्नोर करते हुए ले लिया, या आपने अपने गट फील के ऊपर ले लिया कि हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, सो अनसाइंटिफिक हो जाते हैं डिसीजंस और गलत हो जाते हैं, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फाइनेंशियल रूप में आपके ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिली शुरुआती दौर में, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए और बड़े अच्छे सबक सीखे मैंने इससे। अल्टीमेटली कई बार ये भी लगा कि अब इतना हो गया, कभी लॉस हो गया, तब वापस कैसे, आई मीन सर्वाइव, मतलब कैसे वापस खड़े होंगे। कॉर्पोरेट फील्ड में तो इट्स अ बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, आपने एक गलती करी तो 4 लोग आपके पीछे हैं गलती पकड़ने के लिए। सो कई बार ये लगता था कि अब वापस खड़े कैसे होंगे, हाउ यू कैन बाउंस बैक। सो देन आई रियलाइज कि ये जो मिस्टेक्स हैं, these are not mistakes, this is a cost you are paying for learning, this is the market which is charging a cost to sit in its class. So that's what I mean this market had been doing. तो ये हमें कॉस्ट पे, मैंने ये रियलाइज़ किया कि कॉस्ट पे करी है मार्केट को उसकी लाइव क्लास में बैठ के सीखने के लिए। सो उससे जो भी मैंने सीखा, सो मार्केट्स ने मुझे एक सबसे बड़ी बात यह सिखाई कि नंबर और चार्ट्स के खेल नहीं होता है। कमोडिटी ट्रेडिंग केवल नंबर और चार्ट्स के ऊपर नहीं चलेगी, एनालिसिस केवल इसी के ऊपर नहीं चलेगा, इसके अलावा ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी है, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। व्यक्ति को समझना, किसके साथ डील कर रहे हैं हम, उसका किस सोच के साथ डील कर रहा है, किस तरह का व्यक्ति है, किस तरह की कंपनी है। सो ये ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल प्ले इसके अंदर आता है, क्योंकि आज कहीं बुल मार्केट होने वाला है तो जो लोग कमोडिटी को लेकर बैठे हैं वो किस दृष्टि से मार्केट को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा। सो उस चीज़ को उनको बात करके पकड़ना, सो दैट्स ऑल्सो वेरी ट्रिकी थिंग। सो ऐसे ही चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करते हुए मैंने काफ़ी कुछ सीखा मार्केट्स में। और यहाँ सर्वाइव वही करता है जो बदलना जानता है ना। जो अडेप्ट नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। ये मैंने बहुत बड़ी बात मार्केट से सीखी है। जब जब डिफ़िकल्ट टाइम आता है मार्केट के अंदर या अपने ट्रेड के अंदर या पोजीशंस के अंदर या हम जब बिज़नेस करते हैं, सो मुझे गीता का श्लोक जो मेरा मूल मंत्र मैंने अपने लिए मतलब मैंने समझा और जाना, और जो मेरी पूरी आज तक मेरी फ़िलॉसफी और मेरा ट्रेडिंग टूल जिसको मैं समझता हूँ वो ये है,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अपने कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। टाइम इज द फैक्टर विच इज गोइंग टू पे यू। You keep on working. If you stop working, I mean, you'll not go anywhere in life. So no matter what, it's profit, it's loss, keep on working. Keep on working, keep on working with intention. इस सोच के साथ आप काम करें कि सफलता तो मिलनी ही है, आप काम करते चलें. So that's what I think, I mean, it had been very important. और इस पूरी जर्नी में 26 साल की मेरी जो जर्नी रही है अभी तक की, इस पूरी जर्नी के सबसे 3 महत्वपूर्ण मुझे ऐसा लगता है मूल मंत्र हैं जो आज भी मेरे लिए कंपास का काम करते हैं. कंपास मतलब जो डायरेक्शन बताता है आपको, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. सो वो है स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग. ये 3 चीज़ आपकी लाइफ में भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है. ये ऐसा मेरा मानना है. तो इन 3 चीज़ों को तो मैंने अपने डीएनए में एब्जॉर्ब कर लिया है. मैं रिपीट करूंगा आपके लिए: स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग. स्ट्रैटेजिक फोरसाइट से हम क्या समझते हैं? आने वाले टाइम में क्या खतरा हो सकता है, क्या एंटिसिपेट हम कर सकते हैं रिस्क, उसको हम अगर समझ लेंगे पहले से तो हम अपने आप को काफ़ी सेफ कर सकते हैं. डेटा ड्रिवन डिसीजंस वो होते हैं कि आपने अगर मन में कुछ आया, सोचा यार ऐसा होगा, मुझे मार्केट अभी बढ़ने वाला है तो मुझे ऐसा कर लेना चाहिए. अभी आपके मन में ऐसा लग रहा है, बट क्या ये सपोर्टेड बाय फैक्ट्स है, ये ड्रिवन बाय फिगर्स है? आपने 4 लोगों से बस बात ही करी, उससे आपका एक फील आ रहा है, थोड़ा बैठे हो, बट डेटा के द्वारा उसको आपने ऑथेंटिकेट किया है क्या? आपने नहीं करा है. अगर नहीं करा है तो आपका जो डिसीजन है वो केवल डेटा ड्रिवन होना चाहिए, एनालिसिस किया हुआ डेटा होना चाहिए. और तीसरी बात है टाइमिंग. कब मार्केट में एंटर करना है, कब बाहर आना है, या एंटर करना है या नहीं करना है, उसको पोस्टपोन कर देना है. ये डिसीजन, ये की फैक्टर्स होते हैं किसी भी बिजनेस के लिए. सो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग, दीज आर द 3 फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. सो ये जो फैक्टर्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं बिजनेस के अंदर. अब अगर मैं आपको बताऊं, ये तो मेरा लर्निंग क्या क्या हुआ है मेरा, है ना, ये मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, बट जो मेरी ऑगस्ट से ट्रेडिंग की जो मेरी जर्नी है, ये एक्चुअली 2001 में मैंने शुरू करी थी. 2001 में जब मैंने करियर शुरू किया था, तब मुझे लगता था कि खुद की कंपनी होनी चाहिए, ट्रेडिंग कंपनी होनी चाहिए. तब मैंने नाम भी सोचा था ऑगस्ट से ट्रेडिंग इसका रखेंगे. बट कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि उन्होंने मुझे कॉर्पोरेट लाइफ में धकेल दिया. सो अब कॉर्पोरेट लाइफ में धकेल दिया तो उसी रास्ते पे चल पड़े. अब कॉर्पोरेट लाइफ की जो चैलेंजेस हैं, डेडलाइंस को मीट करना, बॉस के ऑर्डर्स को फॉलो करना, हर समय काम करते रहना, बैक ऑफ द माइंड आपके एक हमेशा फियर रहेगी, नौकरी कब जाए किसको पता, who knows when if you will lose the job. So एक fear factor आपके back of the mind हमेशा रहेगा, चाहे आप कितने भी टॉप परफॉर्मर हो, fear factor रहेगा. और टॉप परफॉर्मर रहोगे तो प्रेशर और ज़्यादा रहेगा कि यार परफॉर्म और करना है, नहीं तो कहीं 4 लोग और भी हैं. इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, 4 लोग और भी, कोई भी आपकी आके प्लेस ले सकता है, तो प्रेशर डबल हो जाता है. सो ये fear factor भी हमेशा रहता है बैक ऑफ द माइंड. सो ये सब चीज़ें थी. और सबसे बड़ी बात थी, मुझे ये लगता था कि मैं अपना विजन किसी और का लेके चल रहा हूँ, किसी और का विजन है जिसको मैं फुलफिल करने के लिए अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ. कंपनी के अलग अलग कंपनियों में अलग अलग ओनर्स हैं, हर किसी का एक अपना विजन है जो लेकर चल रहा है. अगर हम उस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो हम उस विजन को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं. हम अपना विजन फुलफिल नहीं कर रहे हैं, हम किसी और के विजन को फुलफिल करने के लिए काम कर रहे हैं. सो आई मीन, तो मुझे यही चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ा तो खटती थी कि होना चाहिए अपना खुद का. ये सब चलते चलते ये रहा कि 2017 में, वैसे मुझे देखिए काम तो मैंने बहुत किया और काफ़ी सक्सेसफुली मैंने काम किया है. मुझे प्रोफेशनल ग्रोथ भी मेरी बहुत अच्छी रही है और काफ़ी सफलता मुझे एज ए ट्रेडर मिली है इतने सालों में, हर कंपनी में, हर कॉर्पोरेट फील्ड में. बट 2017 में एक समय आया कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा था वो लिक्विडेशन में चली गई. One or the other reason it went into liquidation.
अब लिक्विडेशन में चली गई तो जो एक फियर बैक ऑफ द माइंड रहती है, चाहे आप कितने भी टॉप परफॉर्मर हो, हर के मन में रहेगी, वो सच हो गई। नाउ बहुत सारे लोग थे जिनके साथ एक समस्या खड़ी हो गई, अभी क्या करेंगे, किसी के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी के ऊपर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक केयर ऑफ द फैमिली। तो एवरीवन वाज वरीड, है ना। इट हैपेंस ऑन अ ब्रॉडर स्केल, छोटे स्केल पे तो होता नहीं है। तो मेरे सामने भी यही प्रश्न था, क्या करेंगे। देन आई रियलाइज्ड, आई मीन नाउ गॉड हैज गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। अभी तक तो चल रहे थे, जहाँ चला दिया वहाँ चल रहे थे, आज उन्होंने खड़ा कर दिया है। आज हम एक जगह हमें खड़ा कर दिया है चौराहे पे, अभी क्या करना है, रुक गई है, अब क्या करेंगे। तो देन आई थॉट इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल योर ड्रीम। अपनी ड्रीम जो है उसको फुलफिल करो, जो अभी तक नहीं किया उसको करो। सो मुझे ये लगा कि अब नौकरी जाने का भी डर नहीं है, चली गई है ना, बॉस का कोई प्रेशर नहीं है ना, और अपनी ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। ये तीन बातें हैं। सो मैंने तब मुझे ध्यान आया कि एक ऑगस्ट ट्रेडिंग कंपनी मैंने सोची थी जिसका नाम था ऑगस्ट ट्रेडिंग, तो इसी को शुरू किया जाए। तो हमने सोचा चलिए इसको शुरू करते हैं, तो हमने इसको चालू किया काम। बट चैलेंजेस थे कि अब फंड्स की व्यवस्था, कमोडिटीज़ देखिए बड़ा डीप पॉकेट का काम है, फंड्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। बल्क कमोडिटीज़ में ट्रेड बड़ा काम जो होता है उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा लगती है। तो सोचा छोटे से चालू करते, बैंक लिमिट्स मिल जाएंगी, कुछ हो जाएगा। तो कोशिश करी कहीं ना कहीं, बट सफलता आसानी से तो मिलेगी नहीं। सो फिर ये सोचा कि देखिए तीन चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई थी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग। सो मैं इन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। देन आई थॉट दैट लेट्स मूव इनटू कंसल्टेंसी। आई हैव सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे इतने साल के, है ना, लोगों के साथ, कंपनीज के साथ, कॉरपोरेट्स के साथ। उन कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करके कंसल्टेंसी शुरू करी जाए, इससे कम से कम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं जनरेट होगी हमारे लिए। तो ऐसे ही मैंने इसकी शुरुआत करी और भगवान की दया रही कि सफलता मिली। समय लगा सफलता मिलने में, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। ग्लोबल मार्केट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया तो ग्लोबल मार्केट्स इंडिया में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, फॉरेन के मार्केट्स नीचे थे, इंडिया के मार्केट्स ऊपर थे, बिजनेस हो ही नहीं सकता है। पर चूँकि मैंने ये सोचा था कि मुझे तो करना है, कैसे भी करना है। तो जो मेरे कस्टमर्स थे, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, जो एसोसिएट्स थे, मैं उनको साल 1.5 साल तक मार्केट फीडबैक कंटिन्यूस देता रहा, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी बिजनेस। कर्मण्येवाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, काम करते चलो। तो मैंने कंटिन्यूस साल 1.5 साल तक या 2 साल तक इनफैक्ट मार्केट फीडबैक दिया। अभी मार्केट ऐसे जाएगा, प्राइसेस अप जाएंगे, प्राइसेस डाउन जाएंगे, प्रोडक्शन क्या आ रहा है, ग्लोबल स्थिति क्या लग रही है प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो अल्टीमेटली जब लगभग 1.5-2 साल लगे फीडबैक देते हुए और मार्केट्स टर्न अराउंड हो गए। जब टर्न अराउंड हुए तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई। तो जब अपॉर्चुनिटी की स्थिति बनी तो जिन लोगों को मैंने फीडबैक्स कंटिन्यूस दिए थे और मेरे फीडबैक्स उन लोगों को काफ़ी सही लगे इतने साल में, उन्होंने एनालिसिस भी किया, जो ये बोलते हैं वही होता है। सो उन्होंने कहा अभी बिजनेस करना चाहते हैं और आप इसे करेंगे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग मी बिजनेस। पहला बिजनेस किया उनके साथ तो सबको बड़ा अच्छा लगा, दे आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप इंडिया से हमारे लिए सारा प्रोक्योरमेंट आप ही करेंगे, सारी बिजनेस डील्स हमारी आप ही के थ्रू होंगी और कोई नहीं करेगा। सो वी गिव यू दिस। सो बाय गॉड्स ग्रेस वी स्टार्टेड लाइक दैट एंड नाउ वी आर डूइंग, मतलब यहाँ से हम इंडिया से लगभग सबसे बड़े हैं उनको सप्लाई करने में। बहुत ही, मतलब आपका तो पूरा 26 साल की आपने जर्नी आई थिंक बहुत छोटे में और बहुत बड़ी प्रिसाइजली आपने बताई है, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ लेसन्स व्हिच आई कुड सी कि यहाँ पे सीखने को मिले हैं। जब आपने ये बोला कि जब सब खत्म हो गया तो बहुत लोग हार मान लेते हैं,
उस समय टूट जाते हैं और वो लगता है कि नहीं अब तो ज़िंदगी ख़त्म है। आई थिंक आपने शुरुआत से शुरुआत करी, फिर से उस चीज़ को शुरू किया और ऑगस्टे ट्रेडिंग को फिर से वहाँ से जन्म मिला एंड नाउ यू आर डूइंग वंडरफुली वेल एंड लाइक यू आर सेइंग कि लोग आप पे विश्वास करते हैं। जब विश्वास की बात करती हूँ तो मैं जानती हूँ आपको बिजनेस गुरु के नाम से जाना जाता है। एक बहुत ही बड़ा टाइटल है ये अपने आप में, क्योंकि आप इंडिया ही नहीं ग्लोबली बहुत सारी कंपनीज को ग्रूम कर रहे हैं अबाउट दिस सेक्टर। ये शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आप अपने सफ़र में थे, अपने ही बिजनेस को स्टैंड कर रहे थे और ये आपने जिम्मा लिया कि अब मैं ग्लोबली लोगों को भी इतना स्ट्रांग बनाता हूँ। तो ये आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे शुरुआत हुई एंड हाउ इज इट गोइंग? देखिए, मेरी जो पूरी जर्नी रही है इसमें कुछ बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। ट्रस्ट होगा तो बिजनेस होगा, ये मैंने सीखा है। ट्रस्ट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। आज मेरे जितने भी फॉरेन में बायर्स है उनका मेरे पर भरोसा है, एक उनको कॉन्फिडेंस है, तो एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो उसी बेसिस पे ये बिजनेस होता है या चलता है। दूसरा है रीसाइलेंस। अगर मेरी पूरी जर्नी को मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो वो है रीसाइलेंस। रीसाइलेंस मैंने फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टू मूव अहेड, नॉट टू स्टॉप एंड मूव, कीप ऑन गोइंग एंड एडजस्टिंग, मतलब एनवायरनमेंट के अनुसार अपने आप को ढाल लो। और जो कमोडिटीज़ का काम है, देखिए कमोडिटी मार्केट पूरे अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है। कभी ड्राउट हो रहा है, कहीं ग्लोबल क्राइसिस है, कहीं आपका पॉलिसी शॉक आते हैं, कहीं ट्रेड वॉर्स चालू हो जाते हैं, अभी टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं। सो यू नेवर नो, आपको पता नहीं रहता है कब क्या होगा। तो अनसर्टनिटी इज सर्टनिटी इन दिस, इन नॉट इवन इन ट्रेड, इवन इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में भी अनसर्टनिटी ही है जो सर्टन है। बिल्कुल सही कहा, है ना। इस अनसर्टनिटी के एनवायरनमेंट में जो फर्म रह के प्रॉपर काम माइंड के साथ डिसीजन ले सकता है वो सफलता पाता है। अगर आप इससे डिस्टर्ब हो गए अनसर्टनिटी से तो आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे, और आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, काम रहेंगे, तो आप निर्णय सही ले पाएंगे और जो है इस मझधार को पार कर लेंगे, है ना। अब मैं आपका इस सवाल के जवाब पे आता हूँ। ये जो ग्लोबल कंपनीज हैं, इनके लिए मेरा मंत्र यह है कि हमेशा यू थिंक ग्लोबल एंड एक्ट लोकल। ओके। अगर आप एक ही तरीके से, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया की कंपनी हूँ, अगर मैं किसी और देश में जाता हूँ, मैं यूरोप की किसी कंट्री में चले जाता हूँ, मैं एशिया की किसी कंट्री में चले जाता हूँ, मैं सिंगापुर में चले जाता हूँ, जो मैं बिजनेस स्ट्रैटेजी इंडिया में फॉलो कर रहा हूँ वो मैं अगर सिंगापुर में अप्लाई करूँगा तो सफलता नहीं मिलेगी। मुझे सिंगापुर के हिसाब से ही, सिंगापुर में कैसा बिजनेस है, सिंगापुर में लोग कैसा सोचते हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट, ट्रेड एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ की बायर्स प्रेफरेंस क्या है, वहाँ बायर की पॉकेट्स स्पेंडिंग एक्सपेंडिचर कितना कर सकते हैं, ये सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान नहीं रखूँगा या ये सब चीज़ों को मैं फॉलो नहीं करूँगा तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा सफलता पाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी जब काम करेगी जब आपका उसका सॉलिड एग्जीक्यूशन कर सकें। स्ट्रैटेजी अगर अपने आप में सफल नहीं हो सकती है अनटिल अनलेस उसके साथ आप एग्जीक्यूट उसको करने की क्षमता रखते हो। तो एग्जीक्यूशन, स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम ही एग्जीक्यूशन है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे ये सवाल अक्सर होता है कि ग्लोबल कंपनीज के लिए सक्सेसफुल इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं या उनको क्या सजेस्ट करते हैं। तो मेरा ये जवाब बड़ा सिंपल है, लोकल को समझो, वैल्यू बनाओ और तेज़ी से स्केल अप करो। ये 3 चीज़ों पे हम ध्यान रखेंगे तो कंपनी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। ये छोटी सी बात के पीछे जो ये मेरा स्टेटमेंट है, इसके पीछे 26 साल का अनुभव है, 26 साल की लर्निंग है, 26 साल का धीरज है, 26 साल के क्या बोलते हैं, असफलता भी है और सफलता भी है, दोनों ही बातें। कई बार ये होता है, लोग समझते हैं अगर ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सब बड़े हेडक्वार्टर्स में बैठे हैं, बोर्ड रूम्स में हैं, मीटिंग रूम्स में हैं, चार्ट्स हो रहे हैं, प्रेजेंटेशंस हो रहे हैं,
मुझे नहीं लगता है कि स्ट्रैटेजी बोर्ड रूम्स या मीटिंग रूम्स के अंदर ऑफिस एसी ऑफिस में बैठ के बन सकती है। स्ट्रैटेजी वहाँ बनती है जहाँ मार्केट है, स्ट्रैटेजी वहाँ बनती है जहाँ एंड कस्टमर है, रिक्वायरमेंट्स वहाँ से निकल के आती है, उसी के आधार पर स्ट्रैटेजी बनेगी, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहीं और देश में जाते हो, सो लोकल कस्टमर्स की प्रॉब्लम उनके साइकोलॉजिकल के साइकोलॉजी से एक नज़रिए से देखते हैं, उनकी बाइंग कैपेसिटी क्या है, इन सब के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे तो आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, वो लोग अडाप्ट नहीं करेंगे, उसको अडाप्ट नहीं करेंगे लोग। सो मेरा मंत्र यहाँ पे भी 3 ही हिस्सों में बटा है: स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, डेटा ड्रिवन डिसीजंस एंड टाइमिंग। अब मैं आपको स्ट्रैटेजिक फोरसाइट जो होता है उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे ख्याल से ये 2010-11-12 की बात होगी। एक मैं मल्टीनेशनल के लिए फॉर्च्यून 500 कंपनी के लिए काम कर रहा था। सो वहाँ पे मैं चीफ ट्रेडर था। सो वहाँ मीटिंग चल रही थी, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स डील करते थे, सोयाबीन, गेहूँ, चावल, रेपसीड, इस ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, सभी तरह के प्रोडक्ट्स वहाँ पे डील होते थे। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सबका होता था, कंपनी करती थी। तो मीटिंग में सजेशन आया, तो मैंने कंट्री हेड बोलते हैं कि हमको मक्के का काम करना चाहिए, इस साल मक्के का काम बहुत अच्छा होगा, एक्सपोर्ट्स बहुत होंगे मक्का का, प्रोडक्शन अच्छा है देश में, बिहार में प्रोडक्शन अच्छा है, इधर अच्छा है। सो सजेशन आया कि इसको करना चाहिए। अब आप समझिएगा, इसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन और टाइमिंग, 2 फैक्टर्स मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करूंगा इस एग्जांपल में। ये बात होगी 15 अप्रैल के बाद की। ओके। समय बता रहा हूँ आपको, 15 अप्रैल के बाद का समय था। तो अब ये बात हुई कि भाई इसको एक्सपोर्ट करना है तो करना चाहिए। अब एक्सपोर्ट करना है तो होगा कहाँ से? तो बात हुई साउथ से होगा एक्सपोर्ट, वाइजैक पोर्ट से करेंगे। कंपनी का ऑफिस है दिल्ली में, बिहार का प्रोडक्शन है, मक्का का प्रोडक्शन है बिहार में, एक्सपोर्ट होगा साउथ में वाइजैक पोर्ट से, विशाखापट्टनम, है ना। तो मैंने कहा ये है तो अच्छी बात, होगा, बहुत हो सकता है, पर हमें नहीं करना चाहिए। अच्छा। तो सबका सवाल आ गया, भाई आप कैसे मना, क्यों, वाई यू सेइंग नो? तो स्ट्रैटेजिक फोरसाइट, मैंने उनको कहा अभी हम बैठे हैं, आप 15 अप्रैल को बात कर रहे हो, सब वर्किंग करोगे होते होते 25-30 अप्रैल हो जाएगी आपकी, है ना। आप बोलोगे हमको मई का कॉन्ट्रैक्ट करना है, 1 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट होता है नॉर्मली, अब मई का कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब मई का कॉन्ट्रैक्ट आप करने जाओगे तो 20 मई को तो मानसून आ जाता है साउथ में, टच कर जाता है 22 मई को, है ना। अब आप मई का कॉन्ट्रैक्ट करोगे, आपका प्रोडक्ट है वो एक बार पोर्ट पे पहुंचेगा, तब तक मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पोर्ट पे जहाज़ आएगा, वो पोर्ट पे लोडिंग बहुत स्लो होती है, एक जहाज़ को लोड करने में आपको 10-12 दिन लग सकते हैं या 15 दिन भी लग सकते हैं। तब तक आपका 10 जून 12 जून हो जाएगी, फुल मानसून रहेगा, अब कैसे करोगे? और ये जो प्रोडक्ट है मक्का, इसमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एक पैरामीटर है एफ्लाटॉक्सिन, ये टॉक्सिन होता है, तो बेसिकली मॉइस्चर से बढ़ता है, पानी लगेगा तो बढ़ेगा, हवा में मॉइस्चर होगा उसको भी कैच कर लेगा और ये बढ़ जाएगा, तो इट इज़ हार्मफुल, सो कार्सिनोजेनिक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने कहा प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, इसमें लॉसेस की संभावना बहुत ज़्यादा, सफलता की संभावना बहुत कम है। सो दिस इज़ द रीज़न वी शुड नॉट एंटर, टाइमिंग इज़ नॉट राइट, एंड व्हाट आई फोरसी इज़ It's gonna get spoiled. ये रिस्क है इसमें बहुत बड़ी। सो देन एवरी पूरा मैनेजमेंट के साथ लंबा डिस्कशन चला, एक दिन सबने सोचा, एंड देन दे सेड व्हाटएवर अभिजीत इज सेइंग, यू नो, इट्स करेक्ट, नहीं करना चाहिए, डोंट एंटर। एंड बिलीव मी, फ्रॉम इंडिया मैनी एक्सपोर्टर्स डिड द बिजनेस फॉर द इसी टाइम पीरियड के लिए किया, और सब के सब को हैवी लॉसेस, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस, छोटा मोटा नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस। So then I said, a penny saved is penny earned. So I mean that's how, that's an, you know, I mean example That's of, how you're globally, letting people know कि क्या right time है। और मैं ये देखती आ रही हूँ, your life mantra has been those 3 things, right? आप बहुत ही stern होके उन तीनों factors पे काम करते आ रहे हैं। अब मैं ये जानती हूँ, जैसे आपने बताया कि आप
ग्रेन्स के बारे में बात कर रहे थे, तो ग्लोबल ग्रेन्स और ऑयल सीड्स सीड मार्केट में आपने काफ़ी सफलता पाई है। आई थिंक काफ़ी लोगों को इस सेक्टर में कैसे काम करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट या किस तरह से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, वहाँ पे आपने बहुत महारत पा ली है। तो ये कैसे हुई? एंड अगेन व्हाट आर दोज 3 फैक्टर्स टू इट? कमिंग बैक टू द सेम थिंग। Look, देखिए 3 factors, again 3 factors are the same, but I will add one more factor, that is patience. इस पूरे कमोडिटी खेल में जिसने पेशेंस लूज़ किया या किसी भी बिजनेस में किसी ने पेशेंस लूज़ किया, वो मात खा जाएगा। पर अभिजीत जी, ये तो जिंदगी का भी सच है कि आपको हर जगह पेशेंस रखते हुए ही चलना है। बट लोग रख नहीं पाते हैं, नहीं रख पाते। और बिजनेस में तो बहुत कम रख पाते हैं पेशेंस। बिजनेस में फैक्टर्स इतने इन्फ्लुएंस करते हैं आपको कि आपका पेशेंस लूज़ करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत टफ काम है पेशेंस को बनाए रखना। इतने फैक्टर्स हैं। आज पता चल रहा है आपका अगर कहीं गलत ट्रेड चल रहा है, आप फॉर एग्जांपल कहीं प्रोडक्ट को आपने खरीद लिया, 100 रुपये में खरीदा है, मार्केट अभी 80 रुपीज़ का हो गया, आपका 20 रुपीज़ का तो लॉस है। अब वो लॉस 20 रुपीज़ आपके ऊपर इतना प्रेशर बना के रखेगा कि 20 रुपीज़ का लॉस कहीं 40 रुपीज़ का लॉस ना हो जाए। फिर हर रोज़ कभी फॉरेन एक्सचेंज की न्यूज़ आएगी, कभी पता चलेगा ट्रम्प जी ने कुछ नया टैरिफ लगा दिया है तो उससे मार्केट रॉन्ग डाइव जा सकता है। पता चल रहा है कहीं रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गई है तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आ जाएगा। कहीं अकाल पड़ गया है तो क्रॉप खराब हो रही है, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा। तो देयर आर इतने फैक्टर्स हैं आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए कि आप पेशेंस मिनटों में लूज़ कर सकते हैं। तो उसको बांध के रखना एक बहुत बड़ी कला है। आपको इसीलिए मैं कहता हूँ पेशेंस लूज़ करना बहुत, पेशेंस मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। जो इसको पेशेंस धीरज धारण करके रखता है उसको बोलते धारण करना। सो धीरज अगर आपने धारण करके रखा है तो आपको सफलता मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है, ये मैं कहूँगा। तो यहाँ पे सबसे द मेन फैक्टर, अभी मैं सब दर्शकों से यहाँ बात करना चाहती हूँ कि जैसे हम त्रिपाठी जी की बात सुनते आ रहे हैं कैसे 3 फैक्टर्स पे, क्योंकि कमोडिटी सेक्टर एक ऐसा अनसर्टेन सेक्टर है कि कभी भी कुछ भी मार्केट हिली तो ज़िंदगी हिली, बिजनेस हिला। और ये बिजनेस जैसे ही हिलता है ऑफ कोर्स आपका सबसे पहले हिम्मत हारती है, और वो हिम्मत जब हारती है तो क्या की पॉइंट है, जैसे आपने भी बताया, पेशेंस रखनी है। और ये हमारी ज़िंदगी का गूढ़ मंत्र है कि हम बहुत सारी जगह टूट जाते और काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते भी नहीं। अब मैं थोड़ा सा लाइफ रिलेटेड बात करूँगी कि कभी किसी को ये पता ही नहीं कि उनके शरीर में क्या प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा चल रहे हैं और 2 दिन में उन्हें पता चलता है कि उनके शरीर में कैंसर जैसी चीज़ आ चुकी है। तो लाइफ चेंजेस एंड इट इज़, आई मीन ये बिल्कुल पैरेलल टू दिस है कि कैसे बिजनेस में कोई आया तो लाइफ चेंजेस, आपका जैसे आपकी ज़िंदगी में चेंज आया था ना, आपने पेशेंस रखी, आपने अगस्त्य ट्रेडिंग को जन्म दिया और इस तरह से यू आर मूविंग फर्दर। अब आपकी इतनी सक्सेसफुल जर्नी रही है, आप लोगों को भी सक्सेस दे रहे हैं ग्लोबली। हम ये भी जानते हैं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में भी आप एम्पैनल्ड हैं वहाँ पे। एक अब बहुत बड़ी बात है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हैं, क्योंकि आप ग्लोबली लोगों को, बिजनेस टाइकून्स को यू आर हेल्पिंग अदरवाइज, तो आप गवर्नमेंट के साथ भी जुड़े हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पहले तो आप बताएं कैसा महसूस करते हैं ऐसी जगह पे, ये एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है जहाँ पे आप हैं, आपका क्या अनुभव है इस चीज़ को लेके? मैं ये कहूँगा आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साथ जो मेरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में एम्पैनलमेंट हुआ है, ये मेरे करियर का काफ़ी अहम और सम्मानजनक पड़ाव है। ये भूमिका जितनी प्रतिष्ठित है उतनी ही जिम्मेदारियों से भी भरी हुई है ना? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी कंपनी के लिए कोई डेकोरेटिव पोजीशन नहीं होती है कि भाई दिखाना है, दिखाने के लिए हमने भाई हाँ हमारे पास अपॉइंटेड है। ये कोई डेकोरेटिव पोजीशन नहीं है किसी कंपनी के लिए।
बल्कि ये कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। शेयर होल्डर्स का, रेगुलेटर्स का और पूरे समाज का एक दूसरे के साथ हाँ, एक दूसरे के साथ ब्रिज बना के रखना, सबके बीच में बैलेंस होना चाहिए। ये इसका बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। इसमें मुख्य जिम्मेदारी ये रहती है कि आपको गवर्नेंस सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी इज़ वर्किंग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स फॉलो हो रहे हैं, है ना, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं। और लंबे समय में कंपनी सही मूल्यों के साथ आगे बढ़ते हुए काम करें और एक अच्छे भविष्य का निर्माण करें जिसमें स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स, समाज, सभी का हित सधा हुआ हो। ऐसी कंपनी का निर्माण किया जाए। दूसरा ये रहता है कि आपको ये देखना पड़ता है कि कंपनी केवल ग्रोथ के पीछे ही तो नहीं भाग रही है आंख बंद करके। अगर कभी आंख बंद करके ग्रोथ के पीछे भाग रही है तो कहीं ना कहीं वो खतरा उठा रही है। रिस्क एनालिसिस जो हम कहते हैं उसको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा है। अगर ऐसा भी किया जा रहा है तो खतरे की घंटी है। उससे कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी का नुकसान होगा तो शेयर होल्डर्स का नुकसान होगा, शेयर होल्डर्स का भी नुकसान होगा, स्टेक होल्डर्स का भी नुकसान होगा, सभी का इसमें नुकसान होगा। तो आपको ये भी देखना पड़ता है कि ये एक मॉनिटर कैसा देखता है कि भाई सब चीज़ व्यवस्थित और सही चले, सारे बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हों। तो ये काम भी ये एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रोल प्ले में आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऑडिट बराबर कंपनियों का हो रहा है नहीं हो रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें माना जाता है। और बैलेंस शीट्स हैं, कंपनी के जो ऑडिट और फाइनेंशियल्स हैं वो क्या सही पिक्चर दर्शा रहे हैं कंपनी के बारे में, वो सही जानकारी प्रोवाइड करी जा रही है क्या शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स को, क्या उससे एक फेयर पोजीशन कंपनी के सामने आ रही है, जो काम कर रही है कंपनी उसकी फेयर पोजीशन सबके सामने आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसका, एक कंपनी थी सत्यम, उसमें बैलेंस शीट्स और दूसरी चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं इग्नोरेंस रही है। सो जब वैसी इग्नोरेंस रही है तो उसका रिजल्ट आउटकम बहुत डिजास्टर्स रहा है, कंपनी बैठ गई ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर कहीं ना कहीं किसी ने नज़र डाली होती कि फेयर पिक्चर सामने आ रही है, कंपनी जो काम कर रही है उसकी फाइनेंशियल्स की, तो अगर पहले पिक्चर लोगों के सामने आ जाती तो कहीं ना कहीं स्थिति रुक सकती थी खराब होने से। सो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और चौथा, एक बात और है कि स्टेक होल्डर्स को संतुलन, स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, इन सब के बीच में संतुलन होना चाहिए। और संतुलन बनाने का प्रयास इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर सकते हैं। और उनके लिए भी बड़ा चैलेंजिंग कई बार ये हो जाता है कि जो प्रमोटर्स हैं उनके सामने आपको कड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है, कड़े क्वेश्चन सवाल करने पड़ सकते हैं कि भाई ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कभी कुछ गलत हुआ है तो क्वेश्चन करना पड़ सकता है। तो वो प्रेशर भी रहता है। तो प्रेशर ये भी रहता है कि स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स दोनों का बैलेंस बराबर बना रहे और कंपनी सही रास्ते पे चले। पॉलिसी मैटर्स में सही पॉलिसी निर्णय हो जिससे कंपनी की ग्रोथ आगे हो, कंपनी पीछे न जाए, कंपनी आगे जाए, लॉन्ग टर्म व्यू जिसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। और कई बार ये लगता है देखते हुए कि अगर हमारे इनसाइट्स या हमारे इनपुट से कंपनी को ग्रोथ मिल रही है, कंपनी सही रास्ते पे जा रही है, तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है। अभिजीत जी, मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। आप ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में हैं, पर मैं साथ में ये भी जानती हूँ कि आप एक स्टर्न बिलीवर हैं इसके कि हिंदी और संस्कृत भाषा को लेके आप बिजनेस में ही नहीं बल्कि आर्ट एंड लिटरेचर में भी अपना काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ जी। तो हिंदी भाषा जो कि हमारे युवा आजकल भटक गए हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ रहे, तो कैसे आप उनको मोटिवेट करते हैं कि नहीं, ये भाषा पढ़नी ज़रूरी है और यही हमारा फ्यूचर है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है लैंग्वेज को इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा, इसको एक्सपीरियंशियल बनाना पड़ेगा। स्टोरीज, पॉडकास्ट, फिल्म्स। संस्कृत और हिंदी को केवल टेक्स्ट बुक तक लिमिट करने से लाभ नहीं है, ये हमने देख लिया है।
यंग माइंड्स को क्रिएटिव एक्सप्रेशन लगता है ना। छोटे बच्चे हैं, उनको अगर हिंदी और अंग्रेजी के बजाय हिंदी या संस्कृत में उनको कार्टून, उनके एनिमेटेड फिल्म्स रहें, तो वो एक मोटिवेट होंगे उसको देखने के लिए। दूसरा एक फंडामेंटल हमें चेंज लाना पड़ेगा। एक ज़माने में हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम होता था 1800 के दशक में, 1900 के पहले, जब मॉन्टेसरी सिस्टम हमारे यहाँ उसके पहले। तो वो गुरुकुल सिस्टम कहीं ना कहीं हमें लाना पड़ेगा एजुकेशन के अंदर। अगर वो सिस्टम आएगा तो आपका हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हमारे भारतीय संस्कृति और साहित्य, इसकी शुरुआत बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन से होनी चाहिए, ना कि बाद में जाके और ऑप्शनल सब्जेक्ट देकर। वाई इट हैज़, ये ऑप्शनल क्यों होना चाहिए? संस्कृत क्यों ऑप्शनल होना चाहिए? हिंदी क्यों ऑप्शनल होना चाहिए? आपको ऑप्शन में मिल रहा है, फ्रेंच, अदर लैंग्वेजेस मिलती हैं। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, बोलते ऑप्शनल सब्जेक्ट एक लैंग्वेज ऑप्शनल है। तो इसको ऑप्शनल क्यों करना? आप शुरू से सिखाएं। हिंदी सिखा रहे हैं, संस्कृत भी उसके साथ सिखाएं। और महिमा मंडन, अंग्रेजी का काफ़ी महिमा मंडन है, हिंदी का नहीं है। हिंदी को कमतर समझा जाता है। तो इसको, इस फ्लॉ को तो सुधारना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो शुरुआत बेसिक से ही होगी, है ना। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, भारत सरकार तो काफ़ी काम कर रही है ना। और भाषा के ऊपर अगर मैं बोलूँ तो संस्कृत का एक श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तये, कि एजुकेशन, नॉलेज इज दैट विच लिबरेट्स। स्प्रेड होता है, ये कहीं रुकता नहीं, बंद होके नहीं रहता है, ये स्प्रेड होता है। सो भारत सरकार तो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी काम कर रही है हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को लेकर। काफ़ी उनके हिंदी के लिए बहुत सारी उनकी राजभाषा विभाग है, भाषा संगम कार्यक्रम है। संस्कृत का संस्कृत सप्ताह मनता है, संस्कृत दिवस मनता है, और संस्कृत की छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। तो भारत सरकार ऐसे देखा जाए तो काफ़ी काम लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कर रही है। पर क्या भारत सरकार के ही करने से होगा? कैसे ये होगा? मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट्स को भी इसमें कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा। कॉर्पोरेट्स को भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी कि हमारी हिंदी संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृति, इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं फोकस किया जाए। अब ये कैसे कर सकते हैं? CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसमें इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं। आज अगर मैं आपको कहूँ, कुछ साल, 2 साल पहले या 3 साल पहले प्राइड डे बड़ा मनाया जा रहा था। हाँ, IT कंपनीज, कुछ IT कंपनी ने बड़ा जोर शोर से प्राइड डे मना रहे हैं, रंग बिरंगा ऑफिस खड़ा कर दिया। तो भाई उसका हमारे भारतीय भाषा और संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, विकृति है एक तरीके की, पर उसका बड़ा महिमा मंडन किया जा रहा है। तो क्या कॉर्पोरेट्स ये नहीं कर सकते? हिंदी दिवस मनाएं, संस्कृत दिवस मनाएं, जोर शोर से मनाएं, सो दैट जिससे लोगों को अपने कल्चर के ऊपर प्राइड हो, अपनी भाषा के ऊपर प्राइड हो, अपने इतिहास के ऊपर उनको एक प्राउड फीलिंग आए। सो मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स को इसके ऊपर कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, कॉर्पोरेट्स उसके साथ, गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर उनको प्रमोट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी मुझे लगता है कॉर्पोरेट्स की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये फुलफ़िल करी जा सकती हैं। भाई, भारत सरकार के बहुत सारे जो उपक्रम हैं, जैसे सरकारी बैंक्स हैं, इनमें तो हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ऐसे हिंदी दिवस क्यों ना कॉर्पोरेट्स में मनाया जाए? तो आपका यही कहना है कि कॉर्पोरेट्स को अब बीड़ा उठाना चाहिए, और ना ही क्योंकि इट्स नेवर कि एक ही जना करे। ये एक यूनाइटेड एफर्ट है। अगर गवर्नमेंट कर रही है तो इंडिविजुअली एफर्ट्स, और कॉर्पोरेट्स को और सब संस्थानों को ये ज़रूरी है कि वो हिंदी दिवस बनाएं और इस भाषा को आगे लेके चलें। काफ़ी कुछ हमने इस पॉडकास्ट में आपकी जर्नी में जाना। काफ़ी कुछ ऐसी बातें हमें पता चली कि कैसे बिजनेसमैन को कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, पेशेंस रखनी है। अब जाते जाते मेरा एक बहुत ही क्विक सवाल है, एक ऐसा वन लाइनर जो कि आपके जितने भी यहाँ पे आपको युवा देख रहे हैं, जो भी आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा वन लाइनर मंत्रा क्या रहेगा? वन लाइनर मंत्रा युवाओं के लिए मैं एक ही दूंगा
कि एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. पेस वाइजली एंड ड्रीम मैसिवली. यही मेरा मंत्र है कि आप लॉन्ग टर्म व्यू लेके चले, शॉर्ट टर्म व्यू लेके ना चलें, है ना. आगे बढ़ें, सावधानी के साथ आगे बढ़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ें और सपने बड़े देखें, तभी वो पूरे होंगे. बहुत ही बढ़िया. सो मेरा यही मंत्र है और यही मेरी एडवाइस है कि हमेशा शॉर्ट टर्म नहीं देखें, लॉन्ग टर्म गेन्स को देखें. बहुत बढ़िया. आपका यहाँ आने का, इस पूरे इंटायर एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी. यू हैव कम ऑल द वे, बहुत दूर से आप आए अपनी इस पूरी जर्नी को, क्योंकि इस मंच पे आके आप अपनी ज़िंदगी से कैसे कितने लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, आज आपने वो साझा किया. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. थैंक यू. सो माय डियर व्यूअर्स, आज का इस एपिसोड से आप बहुत कुछ सीख चुके होंगे और आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी कमोडिटी सेक्टर को लेके. ये कोई छोटी बात नहीं है. काफ़ी बिजनेसमैन को इस पॉडकास्ट के द्वारा मदद मिलेगी ग्लोबली बिजनेस करने में. और जैसे कि गुड मंत्र आप जानते ही हैं, यहाँ पे वो दे चुके हैं कि धैर्य रखिए, पेशेंस इज़ द की. और हाँ, आप ड्रीम बिग, छोटे सपने नहीं बड़े सपने देखें, वो जल्दी से जल्दी अचीव भी होते हैं. तब तक सिमरन इज साइनिंग ऑफ. मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं फिर से आऊँगी एक नए गेस्ट के साथ, क्योंकि मुझे आपको खास बातें बतानी ही है. चलिए, गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड.